तो कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जैसे हमारी यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड परीक्षावाणी 2024, जिसमें हम यहाँ पे देख रहे थे उत्तराखंड परीक्षावाणी का जो फर्स्ट चैप्टर था संक्षिप्त अवलोकन। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। संक्षिप्त अवलोकन की हमने यहाँ पे 12 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं और आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे वनों से संबंधित क्वेश्चन है और आज की ये 13वीं यहाँ पे वीडियो है। इससे पहले कि अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई में पाए जाने वाले कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष क्या है। तो वह है चीड़। ठीक है, चीड़ एक कोणधारी वृक्ष है और ये 900 से लेके 1800 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे राज्य में 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं पर्वतीय शीतोष्ण वन। इसके अलावा राज्य में 1200 मीटर की ऊंचाई तक उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। राज्य में टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ पाई जाती हैं तो 3600 से 4800 मीटर में तक ये पाए जाते हैं। चीड़ में वह कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है जिसका उपयोग तारपीन बनाने में किया जाता है। तो वो है लीसा। ठीक है, राज्य में लीसा टिपान कब शुरू किया गया था। तो ये किया गया था 1890 में। ठीक है, और अंग्रेज़ों ने सबसे पहले लीसा कारखाना कहाँ पे खोला था। तो इन्होंने नैनीताल के भवाली में खोला था। बांज वृक्ष की पूरे विश्व में कितनी प्रजातियां हैं। तो पूरे विश्व में जो बांज की प्रजातियां हैं वो हैं 40। ठीक है, और बांज को उत्तराखंड का हरा सोना भी कहा जाता है, शिवजी की जटा भी कहा जाता है और उत्तराखंड का वरदान भी कहा जाता है। उत्तराखंड में इसकी जो प्रजातियां हैं तो 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। बांज की कौन सी प्रजाति उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा व जनमानस की उपयोगिता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो वो है सफ़ेद प्रजाति। उत्तराखंड में जो बांज की प्रजातियां हैं वो 5 प्रजातियां हैं। तो कौन कौन सी हैं। सफ़ेद, हरा, भूरा, रेयांस एंड फ्लायर। ठीक है, ये इसके यहाँ पे 5 प्रजातियां हैं। इसमें जो सबसे उपयोगी है तो सफ़ेद बांज यहाँ पे उपयोगी है। राज्य में हरा सोना कहा जाता है तो बांज के वृक्ष को हरा सोना कहा जाता है, शिवजी की जटा भी कहा जाता है और उत्तराखंड का वरदान भी इसको कहा जाता है। सबसे उत्तम इमारती लकड़ी व तेल निकालने हेतु उपयोगी है तो वो है देवदार का वृक्ष। ठीक है, देवदार का जो वृक्ष है इसकी जो लकड़ी होती है तो सबसे उत्तम होती है, इससे फर्नीचर बनाया जाता है। राज्य में अनुमानित कुल वृक्ष निधि में से सर्वाधिक अंश है तो चीड़ का यहाँ पे सर्वाधिक अंश है। दूसरे नंबर पे है साल का वृक्ष और तीसरे में है बांज। टिहरी रियासत के विरुद्ध 1930 में चले रवाई या तिलाड़ी आंदोलन। ठीक है, जो रवाई आंदोलन हुआ था इसको तिलाड़ी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य था इसका कि नए वन कानूनों को समाप्त करना। तिलाड़ी आंदोलन से संबंधित किस तिथि को आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 30 मई को। ठीक है, 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। एग्जैक्ट इसकी जो डेट थी तो 30 मई 1930 को ये कांड हुआ था। रवाइन क्षेत्र उत्तरकाशी के बडकोट क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, जो रवाइन क्षेत्र था ये उत्तरकाशी के बडकोट क्षेत्र में ये पड़ता है। रेणी की वनों की अंधाधुंध कटाई के विरुद्ध गोपेश्वर में चिपको आंदोलन का सूत्रपात किया था। तो ये किया था गोरा देवी ने। चिपको आंदोलन के 3 प्रमुख नारे हैं जो क्वेश्चन इनसे बनता है। तो जो आंदोलन कौन कौन से हैं तो वन जागे वनवासी जागे। ठीक है, वन जागे वनवासी जागे किससे संबंधित है। तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। तो ये जो नारा है ये भी चिपको आंदोलन से संबंधित है। तीसरा जो नारा है यहाँ पे, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार। तो ये भी चिपको आंदोलन से ये संबंधित है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किन पर्यावरणविदों के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को विस्तार मिला था। तो ये मिला, जो इसका विस्तार किया था तो सुंदर लाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट ने।
हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। डूंगी पैतौली वन आंदोलन किस वृक्ष के जंगलों की कटाई के विरुद्ध था? ठीक है, तो बांज के वृक्ष जो थे इनके कटाव में डूंगी पैतौली वन आंदोलन यहाँ पे हुआ था। पौड़ी के उपरेखाल गांव में पानी की कमी दूर करने के लिए किसके नेतृत्व में पानी राखो आंदोलन किया गया था? तो ये किया गया था सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में किया गया था। और कब हुआ था? तो 1989 में ये आंदोलन हुआ था। सच्चिदानंद भारती ने किस संस्था की स्थापना पर वनों की अंधाधुंध कटाई को रुकवाया था? तो दूधातोली लोक विकास संस्थान। ठीक है, और कब किया था? तो 1964 में। वृक्षों की कटाई के विरुद्ध 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में कौन सा आंदोलन चला था? तो रक्षा सूत्र आंदोलन चला था। ठीक है, कहाँ पे चला था? भिलंगना नदी के क्षेत्र में चला था। और कब चला था? तो 1994 में ये चला था। इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, तो नेतृत्व यहाँ पे किया था सुरेश भाई ने। ठीक है, और इससे संबंधित एक नारा भी था, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे तो नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे तो पहाड़ टूटेंगे। ये जो नारा है किससे संबंधित है? तो रक्षा सूत्र आंदोलन से ये संबंध रखता है। गढ़वाल क्षेत्र में 1996 में मैती आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो कल्याण सिंह रावत ने किया था मैती आंदोलन का सूत्रपात। मिश्रित वन खेती मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किया गया था जगत सिंह चौधरी के द्वारा। ठीक है, और जगत सिंह चौधरी को जंगली नाम से भी जाना जाता है। तो जंगली उपनाम किसका है? तो जगत सिंह चौधरी का है। और इन्होंने मिश्रित वन खेती मॉडल इन्होंने तैयार किया था। वृक्ष मानव से किसे जाना जाता है या किसका उपनाम है वृक्ष मानव? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी का। झपटो छीनो आंदोलन के प्रणेता थे? तो गोविंद सिंह रावत थे। और जून 1998 में ये आंदोलन हुआ था। राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? देखो, राज्य में है 6 राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पहला यहाँ पे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना होती है 1989 में और ये उत्तरकाशी में है। इसका जो क्षेत्रफल है तो 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा है यहाँ पे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है? तो 1980 में इसकी स्थापना होती है। ये भी उत्तरकाशी जनपद में है और क्षेत्र इसका 472 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा है यहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना होती है 1982 में और ये चमोली में है। इसका जो क्षेत्रफल है तो 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसका जो मुख्यालय है तो जोशीमठ में है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में इसको शामिल किया गया है। तीसरा है यहाँ पे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चौथा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी जो स्थापना होती है तो 1936 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1936 में इसकी स्थापना होती है। तो जब इसकी स्थापना होती है तो इसका जो नाम था तो हेली राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, आज़ादी के बाद इसका नाम रखा जाता है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और 1957 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा जाता है। और 1976 में जिम कॉर्बेट पर जारी हुआ था। ठीक है, कुल क्षेत्रफल जो इसका है तो 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसका जो फैलाव है तो पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में इसका फैलाव है। और एक और यहाँ पे 1986 में इस पे डाक टिकट भी जारी होता है। और ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना था। कब बना था? तो 1973 में ये बना था। ठीक है, 1 अप्रैल 1973 में बना था। अगला है यहाँ पे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसकी जो खोज होती है, फूलों की घाटी की खोज होती है तो 1931 में होती है और फ्रैंक स्माइथ के द्वारा होती है। लेकिन इसकी जो स्थापना होती है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना होती है तो ये 1982 में होती है और ये चमोली में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है तो 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला है यहाँ पे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान।
ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1983 में इसकी स्थापना होती है और देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में 3 जिलों में इसका फैलाव है और इसका जो मुख्यालय है तो वो देहरादून में है। ठीक है। कभी कभी ना क्या होता है कि राष्ट्रीय उद्यानों का क्रम भी पूछा जाता है, सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है यहाँ पे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। उसके बाद है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फिर है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और फिर है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और सबसे जो छोटा है वो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। वन्यजीव विहार कितने हैं? तो 7 वन्यजीव विहार हैं। और संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो वो 4 हैं राज्य में। राज्य का प्रथम चिड़ियाघर कहाँ बना था? तो ये देहरादून में बना था और देहरादून का चिड़ियाघर, ठीक है, और 2016 में ये बना था। राज्य का द्वितीय चिड़ियाघर कहाँ है या कहाँ बनेगा? तो ये हल्द्वानी में है। और गोविंद बल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान स्थित है तो नैनीताल में है और इसकी स्थापना 1995 में होती है। राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र था तो मोतीचूर वन्य जीव विहार था, 1935 में ये बना था। एशिया के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में की गई थी। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पर डाक टिकट जारी कब होता है? तो 1986 में हुआ था। ठीक है। जिम कॉर्बेट उद्यान का विस्तार है तो पौड़ी और नैनीताल 2 जनपदों में इसका फैलाव है। पाटलिदून किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य है? तो जिम कॉर्बेट के मध्य पाटलिदून भी स्थित है। कॉर्बेट को प्रोजेक्ट के अंतर्गत कब शामिल किया गया था? तो अप्रैल 1973 में। ठीक है। अप्रैल 1973 में इसको शामिल किया गया था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया था? तो 2015 में। ठीक है। अप्रैल 2015 में इसको शामिल किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल उद्यानों में बाघों की गणना होती है तो प्रतिवर्ष यहाँ पे बाघों की गणना की जाती है। फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज कब की थी? तो 1931 में की थी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो नर व गंधमादन पर्वतों के मध्य में ये स्थित है। ठीक है। किन पर्वतों में स्थित है? तो नर व गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। इसकी स्थापना होती है 1982 में। फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो पुष्पावती नदी जो है ये फूलों की घाटी के मध्य बहती है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है? तो 1982 में होती है। और 1980 में स्थापित गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। 1983 में स्थापित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है तो पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार, ठीक है, 3 जिलों में इसका फैलाव है। सर्वाधिक हाथी व 12 सिंगों वाला राष्ट्रीय उद्यान है तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसमें सर्वाधिक 12 सिंहों का पाए यहाँ पे जाते हैं और हाथी भी यहाँ पे अधिक देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री और सबसे छोटा है फूलों की घाटी। सबसे पुराना व सबसे नया वन्य जीव विहार कौन सा है? तो सबसे जो पुराना है वो है गोविंद वन्यजीव विहार। ये कब बना था? 1955 में ये बना था। और नंधौर वन्यजीव विहार ये सबसे नया है तो 2012 में ये बना था। सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? तो अस्कोट वन्यजीव विहार है। ये पिथौरागढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में होती है और क्षेत्रफल इसका 600 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार केदारनाथ वन्यजीव विहार है। और सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो मसूरी वन्यजीव विहार है। राज्य में कितने संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं? तो 4 हैं। ठीक है। देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो आसन वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। इसकी स्थापना 2005 में होती है और देहरादून में ये स्थित है। 12 सिंगों का बसेरा है तो झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो ये हरिद्वार में स्थित है और 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। 2005 में ये बना था। नैनीताल में नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कब स्थापित किया गया था? तो 2015 में ये स्थापित किया गया था। तो ये थे आज के यहाँ पे 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।